तो आज हम कवर करेंगे COP 10। COP 10 जो स्टैंडर्ड है वो बात करेगा ऑब्स्टेटिक सर्विसेज के बारे में। सो ऑब्स एंड गायनी जो डिपार्टमेंट है उसके बारे में ये स्टैंडर्ड है, ये स्पेसिफिक स्टैंडर्ड इस डिपार्टमेंट के लिए बनाया गया है, तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट भी है। देखिए, ऑब्स एंड गायनी में सबसे पहले क्या डिफाइन करना होगा? स्कोप। सो एक डिटेल्ड पॉलिसी होगी बेस्ड ऑन दी गाइडलाइंस। गाइडलाइंस के बारे में बात करूं तो अब तो आपको रट जाएगा, स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट गाइडलाइंस फॉलो करना है हर प्रोसीजर के लिए। तो ऑब्स एंड गायनी के लिए भी आपकी प्रॉपर पॉलिसी होगी बेस्ड ऑन रिटन गाइडलाइंस। रिटन गाइडलाइंस की मैं बात करूं तो स्टार्टिंग में मैं आपको COP चैप्टर में बताई थी क्लासेस में। स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट गाइडलाइंस हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, नाइस की गाइडलाइन फॉलो कर सकते हैं, और भी बहुत सारे रिकमेंडेड गाइडलाइंस हैं। तो वो आपकी पॉलिसी डिटेल्ड में डिफाइंड हो, स्कोप डिफाइंड हो उस पॉलिसी में ही। आप हाई रिस्क सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं या नहीं करते हैं, आपकी पॉलिसी में अप्रोप्रिएटली डिफाइंड हो और डिस्प्ले भी हो। इट मीन्स आपको अपनी गायनी का स्कोप डिस्प्ले भी करना होगा कि आपके हॉस्पिटल में क्या क्या स्कोप हैं गायनी डिपार्टमेंट में। हाई रिस्क केसेस ट्रीट करते हैं नहीं करते हैं। हाई रिस्क केसेस का जैसे मैं एग्जांपल बताऊं, एक्टोपिक प्रेगनेंसी, आप डील करते हैं नहीं करते हैं। अर्ली प्रेगनेंसी, सो अगर आप अर्ली प्रेगनेंसी भी डील करते हैं जो कि हाई रिस्क केसेज है, तो फिर एक रिक्वायरमेंट ये भी आ जाती है कि आपके पास NICU होना मैंडेटरी हो जाता है। कभी कभी आपको ये लगता होगा कि हमारे पास ट्रीटमेंट तो हम करते हैं हाई रिस्क केसेज का, लेकिन हमें NABH स्कोप नहीं देता। किस लिए नहीं देता? क्योंकि हमारे पास उस इमरजेंसी को हैंडल करने के लिए, हाई रिस्क को हैंडल करने के लिए अप्रोप्रिएट फैसिलिटी अवेलेबल नहीं होती। तो NICU होना, आप लेवल 1 NICU की लेवल पता है आपको? लेवल 1, लेवल 2 या लेवल 3, एज पर योर स्कोप आपको किसी न किसी लेवल का NICU अपने पास अवेलेबल कराना होगा। अगर है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं है तो आप MOU करें। अब सबसे पहला एक और इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट इसमें, अगर आप हाई रिस्क केसेस डील नहीं करते हैं तो भी आपको MOU करना होगा। आपके पास कोई पेशेंट हाई रिस्क का आ गया तो हाउ विल यू मैनेज? तो आपको एक एग्रीमेंट करना होगा किसी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ में जहां पर हाई रिस्क केसेस को ट्रीट किया जाता है। MOU जहां पर भी बात आएगी, अगेन सर्विस या क्वालिटी पैरामीटर्स, ये मैं आपको हर क्लास में बताता हूं, तो इस चीज़ को गांठ बांध लो। कोई भी एग्रीमेंट, कोई भी MOU बिना क्वालिटी पैरामीटर्स या जिसको सर्विस पैरामीटर भी बोलते हैं उसके बिना नहीं होना चाहिए। तो आपका एग्रीमेंट हो, अगर हाई रिस्क केसेस नहीं डील करते हैं तो ऐसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ जिसके पास हाई रिस्क केसेस को ट्रीट करने की फैसिलिटी अवेलेबल है। और अगर हाई रिस्क केसेज आप ट्रीट करते हैं और आपके पास एप्रोप्रिएट फैसिलिटी नहीं है, यानी कि NICU नहीं है, तो आपको इसके लिए एग्रीमेंट करना होगा, MOU करना होगा। दूसरा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, आपको स्कोप में यह भी डिफाइन करना होगा
क्या स्कोप है और क्या स्कोप नहीं है आपके पास, राइट। एक तो ये इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट समझ लीजिए कि आप स्कोप कैसे अपना सर्विसेज डिफाइन करेंगे, आपके पास फैसिलिटी है उसके हिसाब से डिफाइन करेंगे। अब हाई रिस्क केसेज अगर आप ट्रीट कर रहे हैं तो उसके लिए आपके पास एडिक्विट इंफ्रास्ट्रक्चर, मैन पावर प्लस इक्विपमेंट अवेलेबल होना चाहिए, राइट। इंफ्रास्ट्रक्चर की हम बात कर ही चुके। हाई रिस्क केसेज अगर हम डील कर रहे हैं तो हमारे पास NICU की फैसिलिटी होना चाहिए। अगर हम हाई रिस्क केसेज डील नहीं कर रहे तो किसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ हमारा एग्रीमेंट होना चाहिए। मैन पावर क्वालिफाइड और एक्सपीरियंस्ड, ट्रेंड, नॉट ओनली डॉक्टर बट नर्सिंग स्टाफ एज वेल, वो भी ट्रेंड होना चाहिए इस टाइप के केसेस को डील करने के लिए, हाई रिस्क केसेस के लिए। और आपके पास इक्विपमेंट भी अवेलेबल होना चाहिए हाई रिस्क केसेस को ट्रीट करने के लिए। सो ये रिक्वायरमेंट बहुत नेसेसरी है आपके गायनी की सर्विसेज के लिए। अब गायनी सर्विसेज अगर हम ऑप्स एंड गायनी की सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं तो डेफिनेटली एक इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट होता है जिसको हम बोलते हैं एंटीनेटल। सो एंटीनेटल चेकअप ये मैंडेटरी रिक्वायरमेंट हो जाती है। गायनी पेशेंट है तो उसका एंटीनेटल चेकअप का फ्रीक्वेंसी ऑफ विजिट्स कि उसको कब कब विजिट करना है, काउंसलिंग, डाइट काउंसलिंग, मैटरनल न्यूट्रिशन के लिए उस पेशेंट को किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है वो डाइटिशियन करे, ये एक रिक्वायरमेंट है। इसके अलावा असेसमेंट, हर विजिट पर पेशेंट का असेसमेंट करना, चेक करना, फीटल मॉनिटरिंग भी जिसको हम बोलते हैं वो भी नेसेसरी हो जाता है, वो भी एंटीनेटल चेकअप में आता है। प्लस अगर हाई रिस्क केस है, आपको पता है कि ये हाई रिस्क केस है, तो उस केस में जो ANC जिसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं एंटीनेटल चेकअप, इसकी फ्रीक्वेंसी थोड़ा ज़्यादा होगी, ठीक है। सो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि हाई रिस्क केसेज हैं तो एंटीनेटल चेकअप थोड़ा जल्दी जल्दी करने पड़ेंगे, ठीक है। अब ये समझ लीजिए पेरीनेटल एंड पोस्टनेटल। एंटीनेटल समझ गए, अब पेरीनेटल पोस्टनेटल समझिए। ड्यूरिंग पेरीनेटल फीटल मॉनिटरिंग, जरूरी है, इस चीज का ध्यान रखना है। मतलब ड्यूरिंग लेबर, ड्यूरिंग लेबर पेरीनेटल मॉनिटरिंग बहुत जरूरी है, ठीक है। और पोस्टनेटल मॉनिटरिंग बहुत जरूरी है, किसके लिए? PPH जानते हैं आप, पोस्ट पार्टम हेमरेज जिसको बोलते हैं। ये क्या होता है? डिलीवरी के बाद
विद इन 1 डे ब्लीडिंग शुरू हो जाती है, नॉन स्टॉप ब्लीडिंग होती है, जो कभी कभी विद इन 12 वीक्स भी होती है, तो इसको पीपीएच बोलते हैं। इस चीज़ को मॉनिटरिंग करना ज़रूरी है डिलीवरी के बाद भी, ये भी एक नेसेसरी रिक्वायरमेंट है इस आपकी ऑप्स की स्कोप में। तो आपको इसके लिए भी प्रोटोकॉल पॉलिसीज़ डेवलप करना होगा कि हाउ मैनी डेज आप पेशेंट को मॉनिटर करेंगे डिलीवरी के बाद, नॉट ओनली ड्यूरिंग डिलीवरी। पेशेंट को क्या खाना है, किन चीज़ों को अवॉइड करना है, कौन कौन सी एक्सरसाइज करना है, ये सब आप गाइडलाइंस पेशेंट को बताएंगे, उसको काउंसलिंग करेंगे अच्छे तरीके से। और डाइट की काउंसलिंग, न्यूट्रिशन में क्या क्या चीज़ें पेशेंट के लिए ज़रूरी हैं, इसकी काउंसलिंग कौन करेगा? डाइटिशियन। तो उसको डाइटिशियन काउंसलिंग करेगी, ठीक है। सो इस स्टैंडर्ड में NICU इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। कब? जब हम हाई रिस्क केसेस ट्रीट करते हैं। राइट? क्लियर है आपको? तो इस चीज से कंफ्यूज मत होइएगा कि ऑप्स के स्कोप में NICU क्या कर रहा है। हाई रिस्क केसेस डील करेंगे तो आपको उसकी फर्दर अरेंजमेंट के लिए भी अवेलेबिलिटी ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, इक्विपमेंट, मैन पावर अवेल कराना होगा। करेक्ट? सो ये स्टैंडर्ड यही बात करता है। थैंक यू।